Good morning, class. Today we are going to start our history, chapter 7, Education and British Rule. Already we have completed our geography part, civics, and disaster management. And now we are going to start history. So, dear friends, before going to start the topic, write down today's day and date on it. Let's see, in this chapter we will main focus on the topic एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कि ब्रिटिश रूल के टाइम में जो एजुकेशन थी वो कैसी थी, इंडियन रिफॉर्मर और जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे उनका क्या रोल आया एजुकेशन में, एंड नेशनल एजुकेशन और वो एजुकेशन जो हमारे इंडिया में अब तक फॉलो की जा रही है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश टाइम्स, यानी कि अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में एजुकेशन कैसी दी जाती थी. पाठशालाज एंड मदरसाज वर द ट्रेडिशनल सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री. हमारी कंट्री में वेस्टर्न एजुकेशन के एडवेंट से मतलब उनके आने से पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो था उसका ट्रेडिशनल सेंटर के वो कहाँ दी जाती थी, पाठशाला या मदरसा में दी जाती थी, जो कि ट्रेडिशनल सेंटर थे एजुकेशन के. ठीक है, यानी कि इंग्लिश लोगों के आने से पहले इंडिया में पाठशाला और मदरसा के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं. ओके, दिस इज वैदिक पाठशाला. लेट्स सी, एजुकेशन वाज एम्ड एट द कंजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टम्स. और उस वक्त एजुकेशन का मेन एम क्या था, जो कस्टम यानी कि जो रिवाज एग्जिस्ट किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं, उन्हें कंजर्व रखा जाए, मतलब उन्हीं रिवाजों को जिंदा रखा जाए. तो जो भी परंपराएं या रिवाज थे, मंत्र थे, उन सभी को पढ़ाया जाता था, औरली सिखाया जाता था और उनको सदियों तक याद रखा जाता था. मेमोराइजिंग इज द टेक्स्ट formed the basis of such system of education where there was a special focus on reading, writing and arithmetic. तो सबसे पहले अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेमोराइजेशन यानी कि मंत्रों के जरिए, उच्चारण के जरिए जो एजुकेशन का सिस्टम था वो फॉलो किया जाता था, जहाँ पर रीडिंग पर, राइटिंग पर और अर्थमेटिक पर ज़्यादा फोकस किया जाता था. हिंदू रिलीजन एंड फिलोसफी, लॉजिक एंड लॉ were taught in Sanskrit schools, while in the Persian schools of Maktabs, Persian language was taught for official purposes. हिंदू धर्म और फिलोसफी, लॉजिक और लॉ, ठीक है, इनको संस्कृत के स्कूल्स में पढ़ाया जाता था, जबकि जो पर्शियन स्कूल्स थे वहाँ पे उनको मकतब्स कहा जाता था. पर्शियन स्कूल्स को क्या कहा जाता था, मकतब्स कहा जाता था. वहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज को पढ़ाया जाता था ऑफिशियली पर्पज़ के लिए. ठीक है, तो बाकी जो पाठशालाएं थी उनमें हिंदू धर्म को, फिलॉसफी को, लॉजिक और लॉ को पढ़ाया जाता था, लेकिन जो पर्शियन स्कूल्स थे, मकतब्स, उनके अंदर पर्शियन लैंग्वेज को भी पढ़ाया जाता था. नेक्स्ट, लॉ, philosophy, poetry, geometry and astronomy were also taught in these schools. तो ये मेन टॉपिक्स थे, ठीक है, ये मेन वो सब्जेक्ट्स थे जो वहाँ पढ़ाए जाते थे. लॉ, कानून के बारे में, फिलोसफी के बारे में, पोइट्री, ठीक है, जिसको मंत्र कहते थे हम लोग, वेदों का मंत्र उच्चारण करना, या ज्योमेट्री, मैथमेटिकल कंसेप्ट, या एस्ट्रोनॉमी जो कि
ज्योतिष विद्या से जुड़ा होता है। तो ये सब कुछ इन स्कूल्स में पढ़ाया जाता था। हाउएवर इट वाज यूजली बॉयज़ हु वर सेंट टू स्कूल्स नॉट गर्ल। और हाँ, जो एजुकेशन थी वो भी सिर्फ किन को दी जाती थी, ओनली बॉयज़ को दी जाती थी, गर्ल्स को अलाउड ही नहीं था एजुकेशन लेना। एजुकेशन ड्यूरिंग कंपनी रूल। अब उसके बाद ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, तो तब देखिए एजुकेशन में क्या चेंज होता है। इन 1781 द कलकत्ता मदरसा वाज एस्टेब्लिश्ड टू टीच मुस्लिम लॉज। 1781 में कलकत्ता मदरसा जो था उसको मुस्लिम लॉज को सिखाने के लिए, यानी कि मुस्लिम धर्म के जो रीति रिवाज थे, जो कानून था, उसको सिखाने के लिए एस्टेब्लिश किया गया। अंडर Warren Hastings, the Sanskrit College was established at Banaras in 1791 and Fort William College in 1801. ओके, तो जो वैरन हास्टिंग्स थे, उन्होंने संस्कृत कॉलेज को बनारस में 1791 में एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया, और फोर्ट विलियम कॉलेज को 1801 में एस्टेब्लिश किया। It's very very important, dear students. Please mark it. These institutions were set up with the view of making the company officials learn Indian law, customs, and history, which would help them in administering the country more efficiently. कहते ये इंस्टीट्यूशन इन अंग्रेजों ने क्यों सेटअप किए? ये इंस्टीट्यूशन इसलिए सेटअप किए गए ताकि जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो जान सकें कि इंडियन लॉ क्या है, कस्टम क्या है, इंडियन की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, जिससे कि उनको इंडियन को एडमिनिस्ट्रिंग करने में, यानी कि उनके ऊपर राज करने में, उनके ऊपर रूल करने में और ज़्यादा एफिशिएंसी हो और ज़्यादा आसानी हो। अगर हमें किसी पे रूल करना है तो हमें उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना, है ना, तो वो इंडिया को अच्छे से जान सकें, इसीलिए उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन सेटअप किए कि इससे हम इंडियन एजुकेशन के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। हाउएवर देयर वर डिफरिंग व्यूज़ ऑन वेदर द इंडियंस नीडेड वेस्टर्न एजुकेशन। लेकिन जो व्यूज़ थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो इंडियन हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन को सीखें। Many believed that Western education was necessary for the Indians to break free from their decadent way of life. तो कुछ लोग ऐसा बिलीव करते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंडियन के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी लाइफ का जो पुरानी परंपराएं हैं उनसे फ्री होकर नए सिरे से ज़िंदगी बिता सके। क्योंकि हमारी पुरानी जो एजुकेशन थी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मिसिंग भी थी, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे रिवाज थे जिनकी वजह से एजुकेशन जो थी वो सभी के लिए इक्वल नहीं थी, एक्सेस नहीं था एजुकेशन पर सभी का। दैट्स वाई कुछ लोग मानते थे कि इस स्टेटस को इक्वल करने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन का आना बहुत ज़रूरी है। दिस स्टेम्ड फ्रॉम अ व्यू दैट द इंडियन सिविलाइजेशन वाज इंटीरियर टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यहीं से ही, जैसे कहते हैं ना, शुरुआत हुई, स्टेम्ड हुआ, ठीक है, यानी कि उस पौधे का जो है एक तरह से जैसे पौधा निकलना शुरू हो जाता है ना, उगना शुरू हो जाता है, तो यहीं से मतलब इसकी शुरुआत हुई कि अब जो इंडियन सिविलाइजेशन थी वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में चेंज होने लगी। अनदर व्यू वाज दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वुड ब्रिंग इंडिया एट पार विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। और एक व्यू और था वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लाने का कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो जो इंडिया है वो भी अपने यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ चल सकता है या कंपेयर कर सकता है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकता है और उसके साथ अपने आप को जोड़ सकता है। It suggested that the educated Indians
would naturally become a part of the country's administration। और इसीलिए ये सजेस्ट किया गया कि अगर इंडियन को एजुकेशन दी जाएगी, वेस्टर्न एजुकेशन, तो जो एजुकेटेड इंडियंस होंगे वो अपने आप ही कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन जाएंगे। यानी कि अपने देखो, अब जिसको टेक्निक, इंडियंस को अगर टेक्निक ही वेस्टर्न के लोग सिखाएंगे तो इंडियन अपने आप ही उनके बताए हुए तरीकों के अनुसार ही काम करेंगे। तो एक रोबोट की तरह, यानी कि इंडियन को ना अपने लिए तैयार करने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन लाना चाहते थे ब्रिटिशर्स। द क्रिश्चियन मिशनरीज wanted to spread Western education as they believed that this would help in spreading Christianity। तो जो क्रिश्चियन मिशनरी यानी कि जो ईसाई धर्म के लोग थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के जरिए क्रिश्चियनिटी यानी कि अपने धर्म को भी लाना चाहते थे, क्योंकि वो जो हमारी धर्म परंपराएं यानी कि हम जो वेदों को मानते थे ना, वेद्स, वो इनको काफ़ी, इनमें काफ़ी कमियां निकालते थे। ठीक है, क्योंकि हमारे इन वेदों में तो सिर्फ लड़के एजुकेशन ले सकते थे, एजुकेशन लिमिटेड सब्जेक्ट्स की हुआ करती थी। ठीक है, और शस्त्रों को सीखना या ओरल मंत्रों को सीखना ये एजुकेशन हुआ करती थी। तो जो क्रिश्चियन मिशनरी थे वो उस सिर्फ हिंदू धर्म से बाहर निकालने के लिए और अपने क्रिश्चियन धर्म को वहाँ फैलाने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन को एक जरिया मानते थे। नेक्स्ट वन, other believed that through education Indian would get in touch with ideas like liberty, equality, fraternity। और कुछ लोग, ये जो समाज सुधारक थे, वो ये मानते थे कि एजुकेशन के जरिए ही जो इंडियंस हैं वो इन नई बातों को सीख सकेंगे कि लिबर्टी क्या होती है, आज़ादी क्या होती है, इक्वलिटी समानता क्या होती है, फ्रेटर्निटी भाईचारा क्या होता है। ठीक है, जो उनके बीच में, तब हमारा आपको पता होना चाहिए कुछ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो वैदिक पीरियड था उसमें हमारा जो इंडियन सोसाइटी थी वो 4 पार्ट में डिवाइड थी। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे ब्राह्मण्स थे, सेकंड पार्ट पे क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्रा। तो जो हमारा सोसाइटी थी ना वो भी 4 पार्ट में डिवाइड थी, और इनके बीच में तो बहुत डीप डिफरेंस हुआ करता था। तो ये इनके बीच में भाईचारा कैसे पैदा हो सकता था? वो सिर्फ तभी पॉसिबल था अगर इंडियन एजुकेशन की जगह पर वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ाया जाए। तो बहुत सारे उस वक्त व्यूज़ आए थे कि इंडियन की जगह वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए। ऑन हाउ द फंड्स वर टू बी यूटिलाइज्ड। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे, सॉरी, अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट पेंडिंग है, उसको देखते हैं पहले कि इंडियन जो है वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी कैसे सीख सकते हैं, ओनली थ्रू द वेस्टर्न एजुकेशन। द नेक्स्ट पार्ट इज द एंग्लिस्टिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट्स। अब ये सबसे पहले हम जाते हैं, देखते हैं कि एंग्लिस्टिस्ट और ओरिएंटलिस्ट्स क्या थे। मतलब जब वेस्टर्न एजुकेशन भी आई इंडिया में और इंडियन एजुकेशन भी थी। अब इंडियन एजुकेशन जो थी वो वेद से रिलेटेड थी, हमारे धर्म से जुड़ी हुई थी, जबकि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो कुछ अलग बातों पर थी, जैसे कि सभी को शिक्षा का बराबर अधिकार होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, है ना, इन बातों पर थी। तो जब ये व्यूज़ आए कि ये एजुकेशन होनी चाहिए इसकी बजाय, तो जो लोग थे वो भी क्या हो गए, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। मतलब लोगों की जो थिंकिंग थी ना वो 2 तरह की हो गई। कुछ लोग तो सिर्फ इसी के फेवर में थे, कुछ लोग इसके भी फेवर में आ गए। ठीक है, तो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एंग्लिस्ट्स एंड ओरिएंटलिस्ट्स। चलिए हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। विद द रीन्यूअल ऑफ चार्टर एक्ट इन 1813 द कंपनीज रूल वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 years। तो सबसे पहले तो देखो, वेस्टर्न एजुकेशन जो लोग चाहते थे उनके लिए तो यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ कि चार्टर एक्ट आ गया। अब 20 साल तक जो कंपनी है ना वो और रूल करेगी, यानी कि इंडिया से ब्रिटिशर नहीं जाएंगे
अभी 20 साल तक और वो इंडिया पे क्या करेंगे, राज करेंगे। लेकिन जो इंडियन एजुकेटर्स थे उनके लिए चिंता की बात भी थी, है ना। तो जो चार्टर एक्ट पास किया गया उसने क्या कर दिया, उसने कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया कि अब जो कंपनी है वो 20 ईयर्स तक और राज करेगी। द एक्ट आल्सो एलोकेटेड 1 लाख रुपीज to be utilized in India, and this stirred up a heated debate between the Anglists and Orientalists. अब जब ये एक्ट आया तो उस एक्ट के साथ 1 लाख रुपया भी इंडिया पर खर्च करने की डिमांड आई। इंडिया पे कहाँ, इंडिया की एजुकेशन पर। और उसी ने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में एक डिबेट खड़ा कर दिया। ठीक है, कुछ तो वो लोग जो इंडियन एजुकेशन के फेवर में थे, कुछ वो लोग जो वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक डिबेट, हीटेड डिबेट शुरू हो गया कि होना क्या चाहिए। दे आर्ग्यूड, उन्होंने क्या आर्गुमेंट किया, दे आर्ग्यूड ऑन हाउ द फंड्स वर टू बी यूटिलाइज्ड। उनका आर्ग्यूमेंट क्या था कि फंड को कैसे यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, कुछ लोग थे कि इंडिया की फेवर में, कुछ लोग थे जो वेस्टर्न एजुकेशन की फेवर में। तो वो इस फंड को लेकर के बहस कर रहे थे कि आखिर इस फंड को खर्च कैसे किया जाए। While the former wanted to introduce Western studies, science, philosophy, and literature in the English medium, the latter believed in the promotion of Persian, Sanskrit, and Arabic learning. तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ जो फॉर्मर थे यानी कि जो आगूकार थे, ठीक है, वो चाहते थे कि ये जो पैसा है वो वेस्टर्न स्टडी के लिए खर्च किया जाए। अब स्टडी के अंदर साइंस भी इंक्लूड होनी चाहिए, फिलोसफी भी इंक्लूड होनी चाहिए, लिटरेचर भी आना चाहिए, और वो भी इंग्लिश मीडियम के थ्रू। और जो दूसरे थे वो ये कहते थे कि नहीं, इस पैसे को पर्सियन, संस्कृत और अरेबिक लर्निंग यानी कि अरब भाषा को सिखाने में ही खर्च कर दिया जाना चाहिए। तो दो पार्ट डिवाइड हो गए। एक हिस्सा तो कहते थे कि पैसा जो है वो इस पर खर्च होना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन पर। दूसरा जो पार्ट था वो ये कहते थे कि नहीं, इस पे खर्च होना चाहिए। थॉमस मैकाले was one of the Anglists who argued forcefully for the adoption of Western education in India. तो उनमें से जो एंग्लिस्टिस थे यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन की फेवर में थे, तो उनमें से थॉमस मैकाले जो कि एक एंग्लिस्टिस थे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि नहीं, इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन आनी चाहिए। अगर कोई प्यार से लेता है तो ठीक, वरना फोर्सफुली इसी एजुकेशन को लागू कर दिया जाना चाहिए। अगर रूल ब्रिटिशर्स कर रहे हैं तो एजुकेशन भी ब्रिटेन की चलनी चाहिए। तो ये सुझाव था थॉमस मैकाले का। हिज मेमोरेंडम ऑन इंडियन एजुकेशन known as मैकालेज मिंट इज़ वेरी फेमस। तो उसने इंडियन एजुकेशन यानी कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन जो आ गई थी उसको इंडियन एजुकेशन का नाम दिया गया। तो उसने जो मेमोरेंडम तैयार किया उसको मैकाले मिंट के नाम से जाना गया। यानी कि इंडिया में एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, वेस्टर्न जो एजुकेशन आनी है वो कैसी होनी चाहिए, उसने इसके लिए जो बैकग्राउंड एक तैयार किया था, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे, उनको मैकाले मिंट के नाम से जाना गया, जो कि बहुत फेमस हो गए। ऑन द अदर हैंड, यानी कि अब ये पक्ष जो था ना इनका मजबूत हो गया, जो एंग्लिस्टिस थे उनका पक्ष जो था वो मजबूत हो गया। ठीक है, और जो दूसरे थे ओरिएंटलिस्ट्स, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया था, उनके पास कोई ठोस इस बात का कारण नहीं रह गया था कि सिर्फ इंडियन एजुकेशन ही क्यों होनी चाहिए। जबकि ये जो थे, इनका जो रीज़न था वो ज़्यादा फेमस हो गया था और ज़्यादा हावी हो गया था। ऑन द अदर हैंड सम पीपल आल्सो वांटेड टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन बट थ्रो द वर्नेकुलर लैंग्वेज। लेकिन देखिए,
हमारा जो दूसरा पक्ष था ना ओरिएंटलिस्ट्स का, उसके अंदर कुछ वो इसीलिए भी कमज़ोर हो गया क्योंकि उसमें भी कुछ लोग चाहते थे कि हमारी जो एजुकेशन है ना उसमें बहुत सारी कमियां हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को आना चाहिए, मतलब वही एजुकेशन जो हम आज पढ़ रहे हैं ना वो आनी चाहिए, लेकिन वो कैसे आनी चाहिए, वो हमारी अपनी लैंग्वेज में आनी चाहिए। ये कहते थे कि इंग्लिश मीडियम के थ्रू आनी चाहिए ये एजुकेशन, ये कह रहे थे कि वर्नेकुलर में यानी कि लोकल लैंग्वेज जो है हमारी, यानी कि हम अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में आनी चाहिए वो स्टडी, ठीक है। तो अब इस बात पे डिबेट शुरू हो गया। द डिबेट वाज रिजॉल्व्ड इन 1835 थ्रू द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। तो फिर ये जो डिबेट स्टार्ट हुआ था, ध्यान से देखिए, हमने पीछे एक डेट पढ़ी थी, ठीक है, जहाँ एक एक्ट पास किया गया था, लेट्स रिमाइंड इट अगेन, 1813, ठीक है। 1813 में ये रूल आया और उसके बाद से, ठीक है, 18 जो हमारा ये जो रूल है, ठीक है, बनते 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 वो कब जाके बना, 1813 से 1835 तक ये जो डिबेट थी वो तब जाके सॉल्व हुई कि क्या होना चाहिए, एजुकेशन इंडियन होनी चाहिए, वेस्टर्न होनी चाहिए, या अगर वेस्टर्न है तो वो इंडियन लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो फाइनली इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया गया जिसमें इस डिबेट को सॉल्व किया गया। With the funds, many institutions for higher education were set up. और उस फंड से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ उसी फंड की बात चल रही है जो कंपनी को दिया गया था। मोस्ट ऑफ दीज वर टू प्रोवाइड एजुकेशन इन द इंग्लिश मीडियम। और जो हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए थे उनमें से ज़्यादातर जो एजुकेशन थे वो इंग्लिश मीडियम में ही प्रोवाइड कर रहे थे, इंग्लिश एजुकेशन को इंग्लिश मीडियम के थ्रू ही प्रोवाइड कर रहे थे। मोर ओवर इन 1844 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट गवर्नमेंट जॉब्स वुड बी अवेलेबल ओनली फॉर दोज हु हैड बीन एजुकेटेड इन इंग्लिश। और यहाँ तक कि अब वही बात था मैकाले की जो बात कही गई थी कि फोर्सफुली, ठीक है, अब यहाँ पे फोर्सफुली वाली बात हो गई थी कि कुछ लोग जो इसके अगेंस्ट थे ना कि इंग्लिश मीडियम नहीं, हमारे अपने खुद के वर्नेकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए, तो उनको चुप करवाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 1844 में एक और अनाउंसमेंट कर दी कि गवर्नमेंट जॉब तो सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगी जो इंग्लिश के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एक चैलेंज कर दिया कि इंडियन जो अगर कर सकते हैं जॉब के लिए अपने आप को तो करो तैयार, लेकिन ओनली इन इंग्लिश। In 1854, the government laid out the Woods Dispatch, which aimed at creating a properly articulated system of education from primary school to the university. तो अब देखिए फिर, अब वो क्योंकि लगातार जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं, तो देखिए फिर 1854 में गवर्नमेंट जो है वो वुड्स डिस्पैच पास किया जिसका एम क्या था, एक इंग्लिश मीडियम जो एजुकेशन थी वो बिल्कुल स्टार्टिंग से प्राइमरी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक, ठीक है, पूरी एजुकेशन का एक आर्टिकुलरी सिस्टम तैयार कर दिया, ठीक है, जिसे कहा गया वुड्स डिस्पैच। अब जो एजुकेशन थी ना कि अब एकदम से तो देखो, अब मान लीजिए जिस पर्सन ने अपनी 10th तक की एजुकेशन हिंदी में की हो या अपनी लैंग्वेज में की हो, अब उसके बाद उसको सारी एजुकेशन टोटली इंग्लिश में करनी पड़े, उसके लिए तो बहुत टिपिकल था, ये बहुत मुश्किल हो गया है ना, चाहे वो चैलेंज ही क्यों ना हो, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ना, कि पहले उसको उस लैंग्वेज को सीखना, देन उसमें अपने आप को पूरा एफिशिएंट बनाना, देन आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होना। तो बहुत सारी ये थी, ये तो दिख रहा था शरेआम की नाइंसाफ़ी हो गई है ना। तो उसके लिए फिर प्राइमरी लेवल से ही एक सिस्टम बना दिया गया जिसमें प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल तक जो एजुकेशन है वो उसी मोड के अकॉर्डिंग ही चलाई जाएगी। चार्ल्स वुड बिलीव्ड दैट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस वर suitable for using as models for education in India।
और चार्ल्स वुड ने क्या किया, वही इंग्लिश एजुकेशन को इंग्लिश में देने के लिए क्या कहा कि जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडियन एजुकेशन के लिए एक मॉडल का रूप बनेंगे। कहने का मतलब जैसे ब्रिटिश के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वैसे ही इंडिया के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाने चाहिए, जहाँ प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन दी जानी चाहिए। द मेन फीचर्स ऑफ डिस्पैच आर डिस्कस्ड। अब ये बहुत फेमस हुआ था, ये डिस्पैच जो था चार्ल्स वुड का, ये बहुत फेमस हुआ था। तो इसकी मेन फीचर्स क्या थी, वो क्या क्या बातें थी? लेट्स सी। प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन यूजिंग इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहली बात क्या थी, जो प्रमोशन थी, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन की, वो कैसे हो सकती थी कि अब जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम है, यानी कि जो बात करने का मीडियम है ना, वो भी इंग्लिश में होना चाहिए। सिर्फ पढ़ने में इंग्लिश नहीं, बोलने में भी इंग्लिश होनी चाहिए। सेटिंग अप वर्नेकुलर स्कूल्स एट द प्राइमरी लेवल एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेजेस एट द सेकेंडरी लेवल। तो अब क्योंकि बचपन से थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, छोटे बच्चों को एकदम से बिल्कुल न्यू लैंग्वेज सिखाना जो है वो मुश्किल हो रहा था, तो प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन की स्टार्टिंग के लिए प्राइमरी लेवल पर तो वर्नेकुलर स्कूल ओपन किए गए, यानी कि जहाँ पे उन्हीं की अपनी एरिया की भाषा से पढ़ाया जाता था। और उसके बाद जो स्कूल और कॉलेज थे नेक्स्ट लेवल के, प्राइमरी लेवल से अगला जो लेवल था सेकेंडरी लेवल, वो सारे जो थे वो इंग्लिश मीडियम कर दिए गए, कि उसके बाद तो इंग्लिश लेनी कंपलसरी हो गई सभी के लिए। ऑफरिंग ग्रांट्स टू प्राइवेट स्कूल्स which appointed qualified teachers and offered a proper standard of education। तो इसके लिए जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनको ग्रांट दी गई। ग्रांट का मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्प, पैसा देना, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूलों को भी पैसा दे दिया गया ताकि वो क्या करें, क्वालिफाइड टीचर को अपॉइंट करें, ठीक है, और एजुकेशन का एक अच्छा प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करें। नेक्स्ट वन, setting up universities modeled on London University in Bombay, मद्रास एंड कलकत्ता। तो लंदन यूनिवर्सिटी का ही मॉडल रूप, ठीक है, उसी के मॉडल पर ही बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप भी कर दिया गया। गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू द सेटिंग अप ऑफ टेक्निकल कॉलेज फॉर वोकेशनल इंस्ट्रक्शन। यहाँ तक कि अब जो एजुकेशन थी उसमें सिर्फ डिग्री वाले ही इंस्टीट्यूशन को नहीं बढ़ावा दिया गया, बल्कि जो टेक्निकल कॉलेज थे उनको भी सेटअप किया गया। किसके लिए? वोकेशनल इंस्ट्रक्शंस के लिए। यानी कि वोकेशनल का मतलब क्या होता है? वोकेशन होता है रोजगार, ठीक है। एक तो वो शिक्षा जो आपको आगे शिक्षा के लिए रेडी करे, एक वो कोर्स जो आपको सिर्फ जॉब के लिए तैयार करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, वो बीए करता है, बीए करने के बाद उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है, वो अगली एजुकेशन के लिए तैयार हो गया, एमए के लिए वो रेडी हो गया। सपोज करो उसने बीए के बाद एमए नहीं की, उसने ना बीएड कर ली। तो बीएड क्या है? यहाँ पे एक वोकेशनल कोर्स है, क्योंकि बीएड करने के बाद आप एज ए टीचर, एज ए टीजीटी टीचर आप एलिजिबल हो चुके हो, आप कहीं भी टीजीटी टीचर के रूप में जॉब कर सकते हो। तो वो कोर्स जो जॉब देते हैं उनको वोकेशनल कोर्स कहा जाता है। वो कोर्स जो आगे एजुकेशनल के लिए तैयार करते हैं वो सिंपल हमारी नॉर्मली एजुकेशन में आती है, क्वालिफिकेशन में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वोकेशनल इंस्ट्रक्शंस के लिए भी टेक्निकल कॉलेज ओपन कर दिए गए। सेटिंग अप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन ऑल प्रोविंसेस टू मॉनिटर एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एड। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट
एजुकेशन के जो हैं वो सेटअप कर दिए गए। कहाँ पर? प्रोविंसेस के अंदर। प्रोविंसेस मतलब जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं ना, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं, ऐसे ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने अंडर जो एरिया था ना उसको डिवाइड किया हुआ था प्रोविंसेस में, ठीक है। यानी कि एक स्टेट मानकर चलो आप, ये स्टेट ही था एक तरह का। तो इन्होंने प्रोविंसेस में डिवाइड किया था, तो हर एक प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है, एजुकेशन के डिपार्टमेंट सेटअप किए गए ताकि वहाँ की एजुकेशन को मॉनिटर किया जा सके, सुपरवाइज किया जा सके कि किस तरह से उनका वर्क चल रहा है, क्या वो इंग्लिश मीडियम में चल रहा है या नहीं चल रहा, और उनको ज़रूरतमंद अगर वो हैं तो उनको फाइनेंशियल हेल्प भी दी जा सके। एस्टेब्लिशिंग टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट। अब टीचर जो थे अगर उन्होंने अपनी स्टडी नहीं की इंग्लिश मीडियम से तो उनके लिए भी प्रॉब्लम थी आगे टीच करना। तो जो टीचर्स थे उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए ताकि इनको ट्रेनिंग दी जा सके और फाइनली उसके बाद उनकी रिक्रूटमेंट की जा सके, मतलब भर्ती की जा सके। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन served as a unifying factor by giving the Indians a common means of communication। तो जो वेस्टर्न एजुकेशन आई थी उसने कैसे काम किया हमारे इंडिया में? एक यूनिफाइंग फैक्टर का काम किया। यूनिफाइंग फैक्टर का मतलब सबको एक करने का काम किया। कैसे? क्योंकि अब जो इंडियंस थे उन सभी के लिए सिर्फ एक ही कॉमन मीन्स बन गया था कम्युनिकेशन का। पहले जो इंडियन थे ना, हर एक एरिया के कोई किस भाषा में बात करता था, कोई किस भाषा में, कोई किस भाषा में, कोई किस भाषा में, सब अपनी अपनी भाषा को प्रधान बना के रहते थे, अलग अलग थे, ठीक है। अगर इस स्टेट वालों को इसकी भाषा समझ में नहीं आती थी तो वहाँ उनके बीच में एक गैप रह जाता था, है ना। या इस स्टेट को इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही तो इनका आपस में गैप रह जाता था। तो ये प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अब जो था, अब चाहे वो स्टेट कोई भी हो, नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, चाहे वो कोई भी स्टेट है, अब सभी के लिए जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम था ना वो एक हो गया, इंग्लिश। तो अब सभी एक दूसरे से क्या कर सकते थे? एक हो गए हैं, यानी कि एक दूसरे को समझ सकते थे वो। पहले उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब इस एजुकेशन ने सभी इंडियन को क्या कर दिया? एक कर दिया था। मॉडर्न आइडियाज लाइक नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एक्सेट्रा वर इंट्रोड्यूस्ड। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन एक ही नहीं हुए। अब पहले तो देखो वो डिवाइड थे, कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग भी डिवाइड थे, अलग अलग एरिया के अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी वो अलग अलग थे। लेकिन अब एक ही एजुकेशन हो गई, चाहे वो फर्स्ट ब्राह्मण हो चाहे वो फोर्थ शूद्र हो, एजुकेशन सबके लिए थी ना। तो अब इक्वलिटी यहाँ भी आ गई, दूसरा मीडियम एक हो गया तो भी वो एक हो गए। तो उनके अंदर कुछ आइडिया जैसे कि नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ये सारे आइडिया भी इंट्रोड्यूस हुए, मतलब उन्होंने सीख लिए। However, the teachers lost their freedom to decide what and how to teach the students as the colonial government prescribed the text। लेकिन एक लॉस हुआ था किनको? टीचर्स को। पहले जो टीचर्स थे वो कौन थे? गुरु हुआ करते थे। पता है आपको कि गुरु हुआ करते थे गुरुकुल में, और वो अपने बच्चों को सिर्फ ऑरली मेथड से ही पढ़ाया करते थे। कोई बुक नहीं हुआ करती थी स्पेशल जिसको उसको पढ़ाना होता था, ठीक है, या सिखाना होता था। तो वो क्या करते थे? वो उनको ऑरली एजुकेशन देते थे। उनको जितनी याद है या जितनी आती है वो आगे सिर्फ ऑरली ही उसको ट्रांसफ़र करते थे। उनको खुद भी ऑरल पता होता था और वो आगे भी ऑरल ट्रांसफ़र करते होते थे। तो यहाँ जो गुरु थे वो अपनी मर्जी से कुछ भी कितना भी पढ़ा सकते थे। अब क्या हो गया? अब जो टीचर्स थे उनकी फ्रीडम जो थी वो लॉस्ट हो गई, क्योंकि अब वो ये नहीं डिसाइड कर सकते थे कि उनको क्या पढ़ाना है या कैसे पढ़ाना है, ठीक है, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अब उनके लिए लिमिट हो गई थी कि वो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स ने जो टेक्स्ट बुक दी थी ना, पर्टिकुलर उसी बुक को ही पढ़ाना होता था, वही सिलेबस होता था, वही पढ़ना ज़रूरी होता था, एग्ज़ाम भी उसी में से आते थे।
पहले जो गुरु पढ़ाते थे उसका कोई स्पेशल एग्ज़ाम नहीं हुआ करता था, कुछ भी पढ़ा देते थे, कितना भी पढ़ा देते थे, कैसे भी पढ़ा देते थे, उनके अलग अलग मेथड्स थे। लेकिन अब उनकी जो फ्रीडम थी वो लॉस्ट हो गई। अब वो ये डिसाइड नहीं कर सकते थे कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है। अब उनके लिए मजबूरी हो गई थी कि वो सिर्फ इंग्लिश जो है उनकी दी हुई किताबों को ही पढ़ाएंगे, और उतना ही पढ़ाएंगे जितना दिया हुआ है, और ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसे उन किताबों में दिया हुआ है। अपनी मर्जी से कुछ अलग से कह के नहीं पढ़ा सकते, वो उतनी ही बातें पढ़ानी है जितनी दी हुई हैं। मोर ओवर नॉट एवरी स्टूडेंट कुड अफोर्ड एजुकेशन, लेकिन सारी तरक्की हो गई थी हर तरह से, मतलब जो एजुकेशन थी वो उसने एक कर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, वो क्या थी कि अभी भी सारे जो स्टूडेंट थे वो एजुकेशन नहीं ले सकते थे। हमने जो पीछे बात पढ़ी थी लड़कियों की, ना तो उनके बारे में जिक्र हुआ है कि उनको एजुकेशन मिल रही थी या नहीं, ना ही वो फोर्थ क्लास के लोग जो हमने पहले पढ़े थे कि वो एजुकेशन ले पा रहे थे या नहीं। तो जो उनकी बात थी, उनके लिए कुछ नए एफर्ट्स करने ज़रूरी थे, ठीक है। तो उसके लिए फिर आगे रोल शुरू हुआ हमारे इंडियन रिफॉर्मर्स का, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।